नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकंड EFM पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम इसके पार्ट 13 पर पहुंच गए हैं और जो व्याख्यान माला चल रही है वह रेशियो एनालिसिस चैप्टर की चल रही है। इस व्याख्यान माला के लगभग या इस चैप्टर के लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है। इस व्याख्यान माला में आपको अनुपातों के माध्यम से किस प्रकार से मिसिंग जो अमाउंट है, मिसिंग जो राशियां हैं या मिसिंग जो चीज़ें हैं उनको ज्ञात करने का तरीका बतलाया जा रहा है, जिनमें सूत्रों का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके लिए हम वित्तीय प्रबंध बाय MR अग्रवाल गरिमा पब्लिकेशन की बुक को आधार रखे हुए हैं। अन्य बुक भी समय समय पर काम में ली जाएंगी, तो आप जो है किसी एक बुक को अपने पास आधार के रूप में रखें ताकि आप इस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। आज हम इसी बुक के पेज नंबर 4.55 पर अंकित एक उदाहरण को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। एक फर्म के चालू दायित्व 90,000 रुपये हैं। इसके पश्चात उसने 10,000 रुपये लागत का स्कंद उधार पर अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण के पश्चात चालू अनुपात 2:1 हो गया। इस स्कंद के अधिग्रहण के पूर्व एवं पश्चात चालू संपत्तियां एवं कार्यशील पूंजी की गणना कीजिए। तो प्रश्न में स्पष्ट बताया है, गिवन है कि जो करंट लायबिलिटीज़ है वह ₹90,000 है। मैं एक बार इंग्लिश में और बोल देता हूँ ताकि आप जो है इंग्लिश वाले भी समझ सकें इसको। अ फर्म हैड करंट लायबिलिटीज ₹90,000. इट हैज़ देन इट एक्वायर्ड इन्वेंट्री एट कॉस्ट ₹10,000 ऑन क्रेडिट. आफ्टर द एक्विजिशन द करंट रेशियो वाज 2:1. Determine the size of current assets and working capital after and before the inventory was acquired. तो यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि इन्वेंट्री जो आपने खरीदी है यह एक करंट एसेट्स है और आपने उधार खरीदी है। उधार खरीदने का मतलब हो गया कि आपके क्रेडिटर्स बड़े हैं, वो करंट लायबिलिटीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों में 10-10 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है और इस फ़र्क को, इस अंतर को हम किस प्रकार से देखते हैं वह देखना है। लेट अस द करंट एसेट्स आफ्टर एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री बी X। अगर करंट एसेट्स इन्वेंट्री लेने के बाद अगर करंट एसेट्स X है तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। देन करंट एसेट्स इज X, जो कि अपन ने अभी एज्यूम की है। करंट लायबिलिटीज़ इज ₹90,000 प्लस 10,000, जो कि मैंने आपको अभी पूर्व में बताया था कि 10,000 रुपये की इन्वेंट्री यदि आपने उधार में खरीदी है तो आपकी करंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी क्योंकि क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो 90,000 प्लस 10,000 1,00,000 करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगी अब, और जो करंट एसेट्स है वह X हो जाएगी। इसका जो अनुपात है वह 2:1 है। अधिग्रहण के पश्चात का जो अनुपात है वो 2:1 है, तो 2/1 है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 1,00,000 को 2 से गुणा करना है। तो 1,00,000 को 2 से गुणा किया तो हो गया 2,00,000 और X इस प्रकार से X बराबर 1,00,000 गुणा 2 बराबर 2,00,000 हुआ। वर्किंग कैपिटल आफ्टर एक्विजिशन 2,00,000 माइनस 1,00,000 बराबर 1,00,000 हुआ। करंट एसेट्स बिफोर एक्विजिशन तो 10,000 आप घटा देंगे तो 2,00,000 में से एक 10,000 घटा चला जाएगा
तो 1,90,000 रह जाएगा। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट 1,90,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 1 लाख। वर्किंग कैपिटल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सिंपल सी बात है कि एक तरफ जो है आपकी करंट एसेट्स बढ़ी है और दूसरी तरफ करंट लायबिलिटीज़ बढ़ी है। तो इस प्रकार से दोनों हैंड में आपका बराबर अमाउंट बढ़ा है, इसलिए वर्किंग कैपिटल जो है वो सेम रही है। लेकिन करंट एसेट्स जो है, पश्चात की करंट एसेट्स 2 लाख है और पहले की जो करंट एसेट्स है वो 1,90,000 है, जबकि करंट लायबिलिटीज़ पश्चात की 1 लाख है और पहले की जो करंट लायबिलिटीज़ है वह 90,000 है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी समस्या को सूत्रों के माध्यम से और उनके सही एप्लीकेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 44। यह सूत्र यद्यपि अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, इसलिए यह आपको करवाया जा रहा है। एक कंपनी में अंशधारकों के कोष रुपए 80,000 है तथा कुल ऋण 1,80,000 है। कुल चालू दायित्व 20,000 है तथा अधिमान अंश पूंजी 40,000 है। पूंजी दंतीकरण अनुपात की गणना कीजिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्ञात करके बताना है। तो पूंजी दंतीकरण अनुपात अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। गियरिंग रेशियो जो है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और इसका अक्सर उपयोग किया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस में। तो गियरिंग रेशियो जो है वह, उसका जो फॉर्मूला है वह है फिक्स चार्जेस कैपिटल बटे वेरिएबल चार्जेस कैपिटल। कैपिटल गियरिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वह फिक्स चार्जेस कैपिटल बटे वेरिएबल चार्जेस कैपिटल के द्वारा समझा जाता है। फिक्स चार्जेस कैपिटल का मतलब है कि ऋण पत्रों को अपने को भुगतान ब्याज निश्चित रूप से और समय पर करना पड़ता है। इसी प्रकार से पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी भुगतान हमें करना पड़ता है। तो ऐसी संपत्तियां जो होती हैं वो फिक्स चार्जेबल, ऐसे जो दायित्व होते हैं वो फिक्स चार्जेबल होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भुगतान है वह अनसर्टेन होता है, वो वेरिएबल चार्जेस कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट इज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस करंट डेप्ट या करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेप्ट 1,80,000 है और करंट लायबिलिटीज़ है 20,000, तो 1,60,000 जो है अपना लॉन्ग टर्म डेप्ट हुआ। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है, टोटल जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फंड घटा देंगे तो अपने पास इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। और 80,000 में से 40,000 घटाएंगे तो 40,000 अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। तो इस प्रकार से कैपिटल गियरिंग रेशियो फिक्स चार्जेस कैपिटल बटे वेरिएबल चार्ज कैपिटल का भाग देकर के आप निकालते हैं। तो 1,60,000 टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट है और 40,000 आपकी जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है, दोनों को जोड़ दिया 2 लाख हो गया। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो है वो 40,000 है, तो इसका जो रेशियो है वो 5:1 हो गया। तो इस प्रकार से कैपिटल गियरिंग रेशियो हो गया 5:1। यह एक इम्पॉर्टेंट रेशियो था, इस वजह से आपको समझाना ज़रूरी था, इसलिए आपको समझाया गया है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको कोर्स के अलावा भी होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल इसी पेज पर अंकित है 4.55 पर, उसे और आज देख लेते हैं। एक कंपनी में स्कंद की राशि 73,000 रुपये है। व्यापार प्राप्य ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 45,000 है तथा स्कंद आवर्त अनुपात 6 गुना है और कंपनी के सकल लाभ अनुपात 20% है तथा इसका उधार परिचालन से आय कुल परिचालन आय की 40% है। अ कंपनी हैज़ एन inventory of rupees 73,000, trade receivables of rupees 45,000 and inventory turnover of 6 times. The gross profit margin of the company is 20% on credit revenue from operation or 40% of the total sales. औसत संग्रहण अवधि की गणना कीजिए। कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्ञात करके बतलाना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है वह है टोटल रिसीवेबल्स बटे
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर। तो जो भी जानकारी अपने पास हो, तो अगर आपका डेज़ में है तो डेज़ के लिए एनुअल जो डेज़ होते हैं 300, 365, 360 जो भी क्वेश्चन में गिवन हो वो लिया जाता है। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप 365 दिन ही मानेंगे। और उसके अलावा टोटल रिसीवेबल्स गिवन है, व्यापार प्राप्य 45,000 है और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,10,000 है। इसे कैसे ज्ञात किया हुआ है ज़रा देखें। पीछे स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया हुआ है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो अपने को दिया हुआ है और स्टॉक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से हम जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने लिखा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे इन्वेंट्री 73,000 दिया हुआ है और टर्नओवर 6 टाइम दिया हुआ है। तो 73 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ 4,38,000 आया, 4,38,000। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स। 20% ऑफ सेल्स है तो 20/80 मल्टीप्लाइड बाय 3,38,000 तो इज़ इक्वल टू 5,47,500। 5,47,500 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और इसका 40% आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है टोटल रेवेन्यू का। तो 2,19,000 क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। अपने को यहाँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए था पीछे, तो वह 2,19,000 कैसे आया, इसको इस सूत्र के पीछे वाले सूत्र के माध्यम से अपन ने ज्ञात किया है। तो 2,45,000 बटे 2,19,000 गुणा 365 बराबर 75 डेज। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि एक सूत्र के माध्यम से आप अनेक चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। दो सूत्रों के माध्यम से भी आप कई बार सूत्र जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक सूत्र के माध्यम से दूसरे सूत्र का अमाउंट ज्ञात किया जाता है और दूसरे सूत्र के माध्यम से पहले का अमाउंट ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से हम यदि इनमें परफेक्ट होते हैं सूत्रों को अप्लाई करने में तो आसानी से रिजल्ट निकाला जा सकता है और अपना उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। आगे आने वाली क्लासेस में कुछ बैलेंस शीट को पूरा करने के एग्जाम्पल्स के साथ इस चैप्टर को पूरा किया जाएगा। वैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पहले दिए हैं, बैलेंस शीट को किस प्रकार से सूत्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है उसके एग्जाम्पल्स की चर्चा मैंने पीछे की है और आगे आने वाले वीडियोस में भी की जाएगी। इन एग्जाम्पल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी यदि आपके दिमाग में है तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरे इस जो अपना ग्रुप बना हुआ है इस ग्रुप में किसी प्रकार से आप किसी भी माध्यम से मेरे साथ जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस में जैसा कि मैंने बताया अनुपातों की सहायता से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अन्य जो खाते हैं उनको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी दी जाएगी। आशा है ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ रहा है। यदि आप इसको लगातार देखते जाएंगे और यदि आपके पास बुक रहेगी तो निश्चित रूप से आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। और इसके बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम के लिए भी आपको कोई ना कोई रास्ता बताया जाएगा। और बस इतना ही है कि आप जुड़े रहिए और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।